Hello friend, my name is सौरभ गुप्ता and I am an electronics engineer। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक रहेगा विधायिका, लेजिस्लेचर। विधायिका, ठीक है। विधायिका से तात्पर्य है कि वह संस्था जो कि विधि या कानून बनाने का कार्य करती है, उसको विधायिका कहते हैं। हमारे देश में विधायिका के लिए महत्वपूर्ण संस्थान है जिसे संसद कहा जाता है, अर्थात हमारे देश में कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के या भारतीय जैसे लोकतांत्रिक देश के 3 आधार माने गए हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका से तात्पर्य वह संस्थान या वह बॉडी जो कि विधि या कानून बनाता है, उसको कहा जाता है विधायिका, ठीक है। उस कानून को एग्जीक्यूट कराने का कार्य एग्जीक्यूटिव का होता है, जिसको कार्यपालिका कहते हैं। विधायिका में संसद होती है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद ये सब आते हैं, अर्थात मंत्री या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, इनका कार्य क्या होता है? विधि के अनुसार देश में शासन व्यवस्था संचालित करना है, अर्थात कानून को एग्जीक्यूट करने का कार्य होता है कार्यपालिका का, ठीक है। न्यायपालिका के अंतर्गत देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अन्य न्यायपालिका आती है, अर्थात देश में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका उत्तरदायी होती है। तो किसी भी देश के लोकतांत्रिक देश के 3 आधार हैं, 3 पिलर हैं। भारतीय लोकतंत्र के भी 3 पिलर हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे विधायिका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से 123 के अंतर्गत विधायिका का उल्लेख है। इसमें ये बताया गया है कि संसद जो कि हमारे देश में विधि बनाने की सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। यदि हम केंद्र में देखा जाए तो केंद्र में विधि या कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था संसद है, और इसी प्रकार यदि राज्यों में देखा जाए तो राज्य में कानून बनाने के लिए विधानसभा होती है, ठीक है। राज्य की विधायिका हम अलग देखेंगे। आज हमारा टॉपिक है विधायिका, जो कि हम केंद्र के लिए पढ़ रहे हैं। तो केंद्र में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद के, ठीक है, 79 अनुच्छेद के अनुसार संसद के 3 अंग माने गए हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, वह राज्यों का प्रमुख होता है, अर्थात हमारे देश का सबसे प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, फर्स्ट मैन ऑफ लोकतंत्र कहा जाता है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में अलग से हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम देखते हैं संसद के 2 प्रमुख अंग, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं राज्यसभा, ठीक है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, राज्यों की सभा, ठीक है। इसके कुछ अन्य नाम है। इसको उच्च सदन या द्वितीय सदन कहा जाता है। उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रारंभ में जब ब्रिटिश काल में, ठीक है, जब संसद का 1935 में संसद की संकल्पना आई, तो उस समय राज्यसभा में राज्यों जो राजा थे उनके प्रतिनिधि या उच्च व्यक्ति आते थे, इसलिए उसको उस समय से उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। तो इसको द्वितीय सदन या उच्च सदन भी कहा जाता है, ठीक। पहली बार इसका गठन किया गया था 1952 में। अब संविधान का निर्माण भारत में हमें पता है सभी को, ठीक है, कि संविधान का निर्माण 1950 में किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान का निर्माण हुआ है। संविधान के निर्माण के बाद पहली बार देश में स्वतंत्र भारत में पहली बार चुनाव हुए 1951 में, 1951 के बाद पहली बार जो निर्वाचित सरकार या जो सरकार बनी स्वतंत्र भारत में, वो बनी है 1952, ठीक है। तो तभी से राज्यसभा और लोकसभा का गठन भारत में माना जाता है। इसके पहले 1935 में भी ये संकल्पना आई थी, परंतु हम स्वतंत्र भारत के बाद की सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया 1952, ठीक। इसके गठन के बारे में देखते हैं तो अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79 में इसके गठन की उल्लेख है, ठीक है। तो राज्यसभा में कहा गया है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में 243 सदस्य, 245 सदस्य हैं, ठीक है। अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250 सदस्य, ठीक है। जिसमें से ये बोला गया है कि 238 सदस्य जो होंगे वो विभिन्न राज्यों से आएंगे और केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे, ठीक है। बाकी 12 सदस्य जो है वो कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है। तो टोटल सदस्य हैं 250 सदस्य, जिसमें से 238 सदस्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ठीक है। इनका कैसे होता है, ठीक है। अब
इसमें से वर्तमान देख लेते हैं कि 245 सदस्य हैं, जिसमें से विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से हैं 233, अर्थात 229 सदस्य राज्यों से, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। ठीक है, इनका गठन या संरचना एक बार और विस्तार से समझ लेते हैं। तो अभी ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250, जिसमें से 238 सदस्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। अब ये कैसे डिसाइड करें कि किस राज्य से कितने व्यक्ति राज्यसभा में जाएं? अर्थात व्यक्ति है कि विभिन्न राज्यों से कुछ व्यक्ति निर्वाचित होते हैं, ठीक है, जो कि राज्यसभा में जाते हैं। अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश 28 राज्य हैं, तो किस राज्य से कितने व्यक्ति जाएं? इसके लिए यह तय किया गया संविधान में कि जनसंख्या के आधार पर जिस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या जितनी होगी उसी के अनुपात में वह व्यक्ति उसमें राज्यसभा में जाएंगे, अर्थात उस राज्य से उतने व्यक्ति राज्यसभा में जाएंगे। ठीक है, तो यह जनसंख्या के लिए ठीक है एक जनगणना देखा गया, तो 1971 की जनगणना को आधार माना गया है। तो 1971 में जिस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना जितनी थी, ठीक है, उसके अनुपात में राज्यसभा में सदस्य विभिन्न राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए कि अभी वर्तमान में यूपी की सदस्य संख्या या यूपी में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, 1971 में भी ऐसा ही था। तो यूपी से सर्वाधिक जाते हैं 80 सदस्य, यूपी से 80 सदस्य जाते हैं। ठीक है, यूपी से जाते हैं 31 सदस्य, मध्य प्रदेश से हैं 11 सदस्य, 80 सदस्य लोकसभा में जाते हैं, वो हम अलग से देखेंगे। तो राज्यों की राज्यसभा में जो राज्यों के सदस्य हैं, ठीक है, या केंद्र शासित प्रदेश के जो सदस्य हैं, उनका आधार है जनसंख्या। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभिन्न राज्यों में, ठीक है, राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, उसका आधार क्या है, वो किस आधार पर जाते हैं? तो उसका आधार है जनसंख्या का आधार। ठीक है, अब यह जो राज्यसभा में सदस्य जाते हैं, ठीक है, इनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में अंतर ही होता है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में जिसमें जनता स्वयं भागीदार होती है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन, और जिसमें जनता स्वयं भागीदार नहीं होती है उसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि हम राज्यसभा का चुनाव नहीं देते हैं। अभी वर्तमान में 2024 में जो चुनाव हुआ है वो लोकसभा के लिए हुआ है। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन में हम, ठीक है, सरपंच का या गांव के स्तर पर देते हैं, ठीक है, लोकसभा का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, परंतु हम राज्यसभा के निर्वाचन नहीं करते हैं। जिसमें जनता डायरेक्ट भागीदार नहीं होती है उसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इसीलिए राज्यसभा के निर्वाचन को अप्रत्यक्ष कहा जाता है। अब ये अप्रत्यक्ष है तो चुनाव कौन करता है, अर्थात राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं तो उनका निर्वाचन कौन करता है? तो इनका निर्वाचन किया जाता है विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो विधानसभा है। ठीक है, विधानसभा के सदस्य ही अपने में से सदस्यों को या किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा में भेज सकते हैं, और वो डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि यदि राज्य में जिस पार्टी के सदस्य ज़्यादा होते हैं उसी पार्टी के ज़्यादा व्यक्ति जाते हैं राज्यसभा। ठीक है, तो हमें अभी इतना वर्तमान में इतना याद रखना है कि राज्यसभा का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष है, और यह जो निर्वाचन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। इसको हम डिटेल में आगे देखें। ठीक है, तो राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं, जो कि जनसंख्या के आधार पर डिसाइड किए गए हैं। इसमें मनोनीत सदस्य होते हैं, जैसे कि हमने देखा है कि राज्यसभा में टोटल सदस्य 250, 238 सदस्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। तो ये 12 सदस्य राष्ट्रपति कैसे मनोनीत करता है? इसके लिए राष्ट्रपति 4 क्षेत्र देखता है। 4 क्षेत्र: कला, ठीक है, आर्ट, विज्ञान, साइंस, साहित्य, लिटरेचर और समाज सेवा, ठीक है, सोशल वेलफेयर। इन 4 क्षेत्रों में यदि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनका बहुत अच्छा नाम है, जिनके एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, या जो कि बहुत विशेषज्ञ हैं, ठीक है, इन 4 क्षेत्रों से व्यक्तियों को, ठीक है, राज्यसभा में डायरेक्ट मनोनीत किया जाता है। इनका निर्वाचन नहीं होता है। मनोनीत से तात्पर्य है कि ये अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को, कि राष्ट्रपति का स्वविवेक है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मनोनीत करके राज्यसभा में भेज सकता है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले तक सचिन तेंदुलकर थे, ठीक है, जो कि इस क्षेत्र में क्रिकेट तो है नहीं, परंतु क्रिकेट को कला की श्रेणी में डालकर, ठीक है, इनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर होता है, स्वविवेक के ऊपर होता है कि वह इन 4 क्षेत्रों से, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए या निर्वाचित होने के लिए
कोई भी व्यक्ति को क्या योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि भाई मुझे या किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनना है, ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में संविधान में ये कहा गया है कि राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन में पहली है कि वह भारत का नागरिक हो। यदि कोई व्यक्ति अन्य देश का नागरिक है तो वह भारतीय संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य नहीं हो सकता है। तो पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि उसकी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी योग्यता है कि वह कोई भी लाभ के पद पर नहीं हो, अर्थात वह पहले से कोई नौकरी में, पहले से ही किसी भी संस्था का सदस्य, अर्थात कोई भी ऐसा ना हो जो कि वैतनिक लाभ हो, अर्थात उसको सैलरी पहले से मिल रही हो और साथ साथ में वो राज्यसभा का सदस्य बन जाए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए यदि वो व्यक्ति कोई नौकरी में है, ठीक है, कोई प्रशासनिक अधिकारी है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो पहले उसको वहां पर त्यागपत्र देना होता है, रिजाइन देना होता है, फिर वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होता है। तो राज्यसभा के सदस्य बनने की 3 योग्यता महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी ये भी है कि संसद समय समय पर इसके लिए कोई और कानून लेके आ सकते हैं, परंतु वर्तमान में देखा जाए तो 3 योग्यताएं हैं। जैसे कि पहली है कि वह सबसे पहले न्यूनतम आयु 30 वर्ष से भारत का नागरिक हो और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में जो सदस्य एक बार चुन जाते हैं, निर्वाचित हो जाते हैं, तो वे कितने समय तक राज्यसभा में रहते हैं, इसके लिए संविधान में उल्लेखित है कि उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, कि एक व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने के पश्चात 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है। उसके पहले वह किसी भी कंडीशन में राज्यसभा का सदस्य ऐसा नहीं है। यदि उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, या उसको कोई शारीरिक समस्या है, ठीक है, तभी वह राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि उसको कोई भी, चाहे राष्ट्रपति हो या किसी अन्य माध्यम से, उसको सदस्य की निरस्तता या उसको निरस्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए राज्यसभा को कहा जाता है कि यह भंग होने वाली संस्था नहीं है। अर्थात इसमें ये बोला गया है कार्यकाल में कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और यह स्थायी इसलिए क्योंकि इसको भंग नहीं हो सकता है। कार्यकाल 6 वर्ष के पहले किसी भी व्यक्ति को हटा नहीं सकते। हटाने का एक ही कारण है, ठीक है, या उसकी मृत्यु हो जाए या वो शारीरिक रूप से अक्षम हो, ठीक है, तभी हट सकते हैं, बाकी कोई आधार नहीं बन सकता है, ठीक है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा में राज्यसभा स्थायी है परंतु लोकसभा अस्थायी है, ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे अस्थायी कैसे है, ठीक है। तो याद रखना है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। इसके प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य कार्यकाल पूरा कर जाते हैं, नए सदस्य इतने निर्वाचित होते हैं, ठीक है। ये रोटेशन चलता रहता है, ठीक है। 250 में से अभी वर्तमान में राज्यसभा में जैसे कि देखा जाए 245 सदस्य हैं, परंतु अधिकतम हो सकते हैं 250। इसके 1/3 सदस्य इनका कार्यकाल हो जाता है प्रति 2 वर्ष में और नए सदस्य आते जाते हैं। इस प्रकार से ऐसा नहीं होता कि पूरी राज्यसभा का एक साथ कार्यकाल पूरा हो जाए, ठीक है। इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है, नए सदस्य आते जाते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा में ये निर्वाचित होते रहते हैं, ठीक है। राज्यसभा में देखा जाए तो विभिन्न सदस्य होते हैं, जिसमें से एक प्रमुख व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसको सभापति कहा जाता है, और दूसरा एक प्रमुख व्यक्ति होता है जिसको उपसभापति कहते हैं, ठीक है। सभापति राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है कि राज्यसभा में वोटिंग होनी है, राज्यसभा में कोई विधेयक है, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों को, ठीक है, शांत रखना है, राज्यसभा के सदस्यों की बातें सुनना है, उनको अपना पक्ष रखने के लिए या बहस करने के लिए समय देना है, ठीक है। तो ये सबको कहते हैं राज्यसभा की कार्यवाही। तो इन कार्यवाही का संचालन करता है सभापति। तो राज्यसभा में एक व्यक्ति सभापति होता है, ठीक है। सभापति को ही भारत का उपराष्ट्रपति कहा जाता है, अर्थात जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। सामान्यतः सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं माना गया, उपराष्ट्रपति सदस्य नहीं माना गया है, ठीक है। अब एक होता है इसमें प्रमुख व्यक्ति उपसभापति। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य माना जाता है, परंतु सभापति को राज्यसभा का सदस्य नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि यह भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अब भारत की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान में अलग से उल्लेखित है, जिसका कार्यकाल है 5 वर्ष, परंतु राज्यसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंफ्यूजन पैदा करने के लिए स्टूडेंट के लिए कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है। तो सामान्यतः हमको लगता है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है, तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल भी 6 वर्ष होगा, परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सभापति उप राष्ट्रपति होता है
जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं माना जाता है, ठीक है। ये सभापति जरूर होता है, तो इसलिए इसका कार्यकाल 5 वर्ष माना गया है। तो हमको याद रखना है कि सभापति, राज्यसभा में सभी सदस्यों में सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष है, बाकी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, ठीक है। राज्यसभा की विशेष शक्तियां वैसे तो सामान्यतः राज्यसभा और लोकसभा का कार्य क्या होता है, देश में विधि निर्माण करना है, ठीक है। विधि निर्माण की एक प्रक्रिया होती है कि कोई भी विधि का निर्माण करना है, ठीक है, कोई भी विधेयक लेके आना है। जैसे कि मान लेते हैं कि रिजर्वेशन को लेकर कोई विधेयक आना है, ठीक है, तो यह एक सदन में जाता है, लोकसभा में, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। तो प्रमुख रूप से कार्य लोकसभा और राज्यसभा का कार्य है कि विधि का निर्माण करना है, ठीक है। तो राज्यसभा की शक्तियों में देखा गया है कि दोनों की शक्तियां बराबर है, परंतु कुछ मामलों में राज्यसभा को स्पेशल शक्ति दी गई है। जैसे कि उपराष्ट्रपति अर्थात सभापति को हटाना यदि है, ठीक है, यदि भारत का कोई उपराष्ट्रपति उसको हटाना है तो इसके लिए बिल या विधेयक जो आएगा वो राज्यसभा में आएगा, वो लोकसभा में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लोकसभा से संबंध नहीं होता है उपराष्ट्रपति या सभापति, इसलिए, ठीक है। और दूसरी एक स्पेशल शक्ति दी गई है राज्यसभा को, ये हम डिटेल में आगे जैसे जैसे पॉलिटी पढ़ेंगे और समझ में आएगा। आज शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। तो राज्यसभा की दूसरी शक्ति है कि राज्य सूची का कोई विषय है, उस पर कानून बनाना है तो वह राज्यसभा बना सकती है, ठीक है। अब राज्य सूची क्या होती है? संविधान जब निर्मित हुआ था, ठीक है, उसमें 3 सूची डिसाइड की गई थी, अर्थात टोटल जितने भी कानून हो सकते हैं किसी देश के लिए जरूरी, ठीक है, जितने भी विषय हो सकते हैं किसी देश के लिए जरूरी, ठीक है, उनको 3 टेबल में या 3 सूचियों में डिवाइड कर दिया गया। इन 3 सूचियों के नाम है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत जो विषय है उन पर कानून बनाता है देश की संसद अर्थात केंद्र। राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय है उस पर कानून बनाता है विभिन्न राज्यों की विधानसभा अर्थात राज्य। और समवर्ती सूची में दोनों केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में से केंद्र का कानून जो होता है वो माना जाता है, ठीक है। तो राज्य सूची में सामान्यतः कानून बनाता है राज्य, ठीक है, अर्थात राज्यों की विधानसभा, ठीक है। तो राज्यसभा को स्पेशल पावर है कि राज्य सूची के विषय को वह कह सकती है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र अर्थात संसद को, ठीक है। तो ये स्पेशल शक्ति है, ठीक है। हमने गठन देखा है राज्यसभा का, ठीक है, ये सारी चीजें राज्यसभा की देख ली। अगला आता है लोकसभा। तो लोकसभा, ठीक है, यह संसद का ही एक अंग है। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, इसको प्रथम सदन भी कहा जाता है, ठीक है। इसका भी गठन सर्वप्रथम 1952 में हुआ है, जब भारत स्वतंत्र हो गया। संविधान का निर्माण 1950 में हो गया। इसके बाद भारत में पहली बार चुनाव का आयोजन किया गया 1951 में। जब पहली बार सरकार आई है उसके बाद ही लोकसभा का गठन किया गया 1952 में, ठीक है। इसका गठन देखें अनुच्छेद 81 आर्टिकल 81 के अनुसार, ठीक है, लोकसभा में कहा गया है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 550, जिसमें से 530 सदस्य जो होंगे वह विभिन्न राज्यों से आएंगे और जो 20 सदस्य होंगे वो विभिन्न केंद्रों से आएंगे। जैसे कि वर्तमान में अभी राज्य है 28, केंद्र शासित प्रदेश है 8, ठीक है। तो 28 राज्यों से जो सदस्य जाएंगे वो आएंगे 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्य जाएंगे 20 सदस्य। तो ये डिसाइड किया गया है कि 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी जो राज्यों से 530 सदस्य जाएंगे वो किस आधार पर जाएंगे? तो राज्यसभा के समान ही विभिन्न राज्यों में जितनी जनसंख्या होगी उसी के अनुपात पर राज्यसभा में सदस्य जाते हैं, ठीक है। अब राज्यसभा में जैसे कि सबसे अधिक जनसंख्या, ठीक है, यूपी की है, तो सबसे अधिक 80 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या कम है तो 29 सदस्य जाते हैं। कुछ राज्य हैं उनकी जनसंख्या और कम है, उसमें और कम सदस्य जाते हैं। तो विभिन्न राज्यों से जो राज्यसभा में जो व्यक्ति जाते हैं वो की जनसंख्या के आधार पर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा में विभिन्न राज्यों से जो प्रतिनिधित्व होता है वो किस आधार पर होता है? तो उसका आंसर है राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। और जनसंख्या के एक बेस ईयर माना गया 1971। 1971 की जनगणना में जिस राज्य की जनसंख्या जितनी थी उसी के अनुपात में व्यक्ति राज्यों से लोकसभा में जाते हैं, ठीक है। तो लोकसभा प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष होता है और गुप्त मतदान होता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष होता है।
अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में हम देख चुके हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष जिसमें जनता स्वयं भागीदार होती है, अर्थात लोकसभा के चुनाव के लिए हम सभी लोग वोटिंग करने जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष। और गुप्त इसलिए रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि चुनाव के पहले ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि किस पार्टी को देना है, तो गुप्त मतदान होता है। जैसे कि हम जाते हैं तो एक कमरे में, ठीक है, गुप्त रूप से मतदान करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है गुप्त मतदान, ठीक है। लोकसभा में सबसे अधिक सीटें यदि पूछी जाए तो सर्वाधिक सीटें होती हैं उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं। बाकी कुछ राज्य छोटे छोटे, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इनसे एक सदस्य भी जाते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश से टोटल 20 जाते हैं और उन 20 में सबसे अधिक जो सदस्य केंद्र शासित प्रदेश यूटी से जाते हैं वो भी दिल्ली से जाते हैं, ठीक है। बाकी जो 13 सदस्य बचे हुए अन्य केंद्र शासित प्रदेश से जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा में पहले 2 सदस्य मनोनीत होते थे आंग्ल भारतीय अर्थात ये है, ठीक है, जिनका ओरिजिन मूल कोई यूरोपियन कंट्री हो परंतु जो कि भारत की नागरिकता ले लिए उनको आंग्ल भारतीय कहा जाता था, ठीक है। तो 2 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा होते थे, परंतु 2020 में 95 संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान हटा दिया गया। अब आंग्ल भारतीय सदस्य लोकसभा में मनोनीत नहीं होते हैं, ठीक है। सीटों का आरक्षण देखें तो लोकसभा में टोटल 550 सीट है जो कि डिसाइड की गई संविधान के अनुसार कि अधिकतम जो सीट है लोकसभा में 550 हो सकती हैं, जिसमें से 530 विभिन्न राज्य और 20 सदस्य विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। अब इसमें ये बोला गया है कि 550 सदस्य में से इसमें सीटों का आरक्षण होगा और अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST को यह आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें रिजर्व की गई हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें रिजर्व की गई हैं, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है कि संसद में सिर्फ लोकसभा में ही ये आरक्षण की व्यवस्था है, राज्यसभा में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। अर्थात टोटल सीटों में से 84 रिजर्व सीटें, अर्थात 84 सीटों पर अनुसूचित जाति के ही व्यक्ति होंगे, कोई सामान्य या कोई महिला नहीं हो सकती है, ठीक है। 47 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के होंगे, कोई सामान्य व्यक्ति या कोई महिला नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि लोकसभा में सीटों का आरक्षण है, अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47, ठीक है। ये याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि सबसे अधिक अनुसूचित जाति के सदस्य यूपी से होते हैं, 17 होते हैं, और अनुसूचित जनजाति के सदस्य MP से होते हैं, 6 होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि MP से 29 सदस्य लोकसभा में जाते हैं, उसमें से 6 जो सदस्य होते हैं वो ST के होते हैं और बाकी सदस्य अन्य हो सकते हैं जो कि सामान्य हो सकते हैं, ठीक है, OBC के हो सकते हैं, महिला हो सकती है। उन पर ST का व्यक्ति भी हो सकता है, परंतु 6 सीटों पर तो ST ही होती है, उन पर अन्य कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना कि भारतीय संसद में, ठीक है, लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, राज्यसभा में आरक्षण की व्यवस्था नहीं, ठीक है। अब कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो योग्यताओं में भारतीय संविधान में ये उल्लेखित है कि कोई व्यक्ति यदि लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और तीसरा है कि वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों योग्यताएं राज्यसभा के समान है, परंतु राज्यसभा और लोकसभा में एक अंतर यह है कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है, लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष की गई है, ठीक है। ये हमको याद रखना है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया संविधान के अनुसार, अर्थात कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनता है तो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, परंतु लोकसभा यदि भंग हो जाती है, और लोकसभा को भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है और इसके लिए परामर्श या सजेशन ले सकता है वह प्रधानमंत्री से। तो यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो उस सदस्य का कार्यकाल जितने वर्ष में लोकसभा भंग हो रही है, यदि 2 वर्ष में भंग या समाप्त हो रही है तो वह व्यक्ति का कार्यकाल 2 वर्ष में समाप्त हो जाता है। अब ये भंग क्यों होती है, इसके अलग अलग आधार, ठीक है, जो कि हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि जैसे कि देश में कोई आपातकाल आ गया, ठीक है, आपातकाल में भी कोई अन्य स्थिति आ गई, युद्ध में है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल आ गया है, ठीक है, तो कोई देश में आर्थिक संकट आ गया है, ठीक है, या कोई अन्य कारण से सरकार गिर जाती है, जो भी जिस पार्टी की सरकार है, जैसे कि अभी वर्तमान BJP की सरकार है, ठीक है। तो ये डिसाइड किया गया है कि कोई भी पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोकसभा टोटल सीटें जितनी हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में 543 है, तो किसी भी पार्टी के पास
जब आधे से अधिक सीटें होती हैं, अर्थात उस पार्टी के आधे से अधिक सदस्य होते हैं, तो वह पार्टी सरकार बनाती है, उस पार्टी का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, यदि बाई चांस उस पार्टी की आधे से अधिक सीटों में से, ठीक है, कुछ आधे से अधिक जो सीटें हैं, ठीक है, उसमें से यदि कुछ व्यक्ति उस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं या कोई अन्य पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो यह पार्टी की सरकार गिर जाती है और लोकसभा भंग हो जाती है, फिर से चुनाव होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा भंग होने के कई आधार हैं जो कि हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो याद रखना है कि लोकसभा भंग हो सकती है, ठीक है, और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के पूर्व समाप्त हो सकता है, परंतु राज्यसभा, जैसे कि हमने पढ़ा है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षीय होता है। विशेष परिस्थिति में कोई सदस्य यदि जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, यदि शारीरिक और मानसिक रूप से यदि वो बीमार है, ठीक है, तो वह राष्ट्रपति उसको कर सकता है कि भाई आप अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, परंतु उसको कोई भी व्यक्ति हटा नहीं सकता है। हटाने का अधिकार सिर्फ लोकसभा में। तो याद रखना कि संसद में, लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था है जो कि राज्यसभा से अलग है। संसद में लोकसभा भंग हो सकती है जो कि राज्यसभा से अलग है। राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि यह भंग नहीं होती है। लोकसभा अस्थायी सदन है क्योंकि यह भंग हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं। लोकसभा के सदस्य में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो लोकसभा अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त करती है और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष नियुक्त करती है। ठीक, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू।